नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले अमित शाह के बयान से करेंगे। राइजिंग भारत समिट में बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। बिहार में एनडीए बहुमत से चुनाव जीतेगा, नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, हम बिहार चुनाव जीतेंगे। तो बिहार चुनाव में जीत को लेकर दावा किया और उन्होंने कहा कि एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत से बिहार का चुनाव जीतेगा। जो सबसे पास चुनाव है वो है बिहार का चुनाव। तो क्या बिहार में क्या लगता है आपको, क्या एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो सीट शेयरिंग होगी वो क्या जैसे पिछली बार थी उसी प्रोपोर्शन में रहेगी? तो प्रदेश में हमारी पार्टी और हमारे साथी दल बैठ कर तय। पर क्या नीतीश जी के चेहरा होंगे चुनाव का? बाकी मुख्यमंत्री तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है ही, सवाल ही कहाँ है। तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप जीतेंगे? अरे भाई, अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे। हम तो सोचते ही हम बढ़ोतरी करेंगे और करेंगे। अभी भी मैं कहता हूं हम तमिलनाडु जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और इनका सुपड़ा साफ हो जाए। अमित शाह ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जेडीयू इस बयान पर उत्साहित है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह ने जनता की मन की बात कह दी है, तो आरजेडी ने अमित शाह के दावे पर पलटवार किया। अमित शाह जी का यह कथन कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, जीत होगी, यह जनता की मनोदशा के अनुरूप है। राजनीति के उन फरेबियों से जिन्होंने राजनीति का मकड़ जाल बनाकर करके बिहार को तंगो तबाह किया, एनडीए में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में इनका राजनीति का शटर गिर गया। अब तो अलीगढ़ का ताला लगेगा। सुने अमित शाह जी, बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है और इस बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2/3 मतों से तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनेगी, युवा शक्ति बिहार में आएगी। और मेरे इस बयान को आप रिकॉर्ड कर लें अमित शाह जी, चुनाव के बाद इसे देखिएगा कि किस तरह से आपका सुपड़ा साफ हुआ और तेजस्वी जी की 2/3 बहुमत से सरकार बनी। अमित शाह जी कई बार पलटी मार चुके हैं अपने बयानों से, और ये आप देख लीजिए ना, महाराष्ट्र में शिंदे को चुनावी चेहरा बनाया था, नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या रिजल्ट निकला। और ठीक उसी तरह से बिहार में देख लीजिए ना, अभी मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार है, लेकिन डिफेक्टो जो पीछे से कंट्रोल कर रहा है, डिफेक्टो मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के तो डीएनए है, अकाली दल को सफाया कर दिया, चिराग पासवान की पार्टी को 2 टुकड़े कर दिए। वहीं वक्फ कानून पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। गिने चुने नेता वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए, गरीब पसमानदा को लेकर बात की और कहा कि गरीब पसमानदा को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है। संसद में राहुल वक्फ पर बोलने नहीं आए। पूरा टाइम राहुल बोल सकते थे, लेकिन संसद में नहीं पहुंचे। मुसलमान समुदाय ऐसा नहीं चाहता है, उनके साथ अन्याय है। कुछ गिने चुने नेता चाहते हैं। मैं आपको 2-4 सरल सवाल पूछता हूं जी। अभी का जो वक्फ का कानून है, इसके अंदर महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी प्रावधान है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पसमंदाओं का है, जो गरीब है, एक प्रकार से ओबीसी है, उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? और कांग्रेस पार्टी तो माइनॉरिटी की बात करती है, तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को हम रखते हैं तो विरोध करते हैं। ये जो बिल आया है, वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। वहीं वक्फ का विरोध मुसलमान समाज नहीं कर रहा है, ये बयान उन्होंने दिया। कुछ नेता ही कर रहे हैं। नया वक्फ कानून मुस्लिम समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा।
और इसके साथ ही वक्फ कानून पर अमित शाह के बयान से अब सियासत भी गर्मा गई है। जेडीयू ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया तो आरजेडी और कांग्रेस ने हमले किए हैं। सुनिए। जहां तक इसकी बात है तुष्टीकरण करने की, ये बिल्कुल सही है कि आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों का जज्बाती इस्तेहसाल हुआ, मुसलमानों की लाशों पर सियासत की गई और जो कांग्रेस पार्टी और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज थी उन्होंने कभी मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई प्लान नहीं तैयार किया। हमारे नेता नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार के सभी वर्गों का, यहाँ तक कि अक़लियतों का और एनडीए में रह करके अक़लियतों का जो तामीरी काम किया है वो एक मिसाल है। चाहे वो तालीम का शोबा हो, तिजारत का शोबा हो। भारतीय जनता पार्टी से तुष्टीकरण की बात करती है और तुष्टीकरण का राग अलापती है। जब आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, धर्म विशेष पर हमले होंगे तो विपक्ष तो चुप नहीं बैठ सकता। वक्फ की संपत्तियों पर अगर बुरी नजर है भाजपा की तो लोग चुप तो नहीं रह सकते हैं। तो भाजपा जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, समाज को जो बांटना चाहती है, जो खाई पैदा कर रही है, हिंदू मुसलमान का विवाद पैदा करना चाहते हैं, नफरत घोलना चाहते हैं। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बात देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं, चूंकि उनको अपने काम पे भरोसा नहीं है और 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कुछ बेहतर नहीं किया। जितनी योजनाएं 12 बजे रात में लाई या 8 बजे रात का नोटबंदी हो, सब फेल रहा है। इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। ममता ने कहा कि मुझे गोली मार दो लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने ममता के बयान का समर्थन किया तो बीजेपी ने ममता के बयान पर हमले किए हैं। बल मिला, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बंगाल में किसी हाल में नहीं लागू होने देंगे। तो हम लोग तो कह ही रहे भाई, हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी तुष्टीकरण के लिए संविधान को अगर तोड़ती हैं, संविधान को नहीं मानती हैं तो ये अराजकता कहलाएगा, अराजक मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए वक्फ बिल के आड़ में मुसलमानों को भड़का रही हैं। कांग्रेस हो या राजद, सपा हो या ममता या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़काकर राजनीति करना। वहीं गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है और इसीलिए पीएम मोदी और अमित शाह बार बार बिहार आएंगे। तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि बिहार को बाढ़ मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन 20 साल तक एनडीए की सरकार रही, तब कभी बाढ़ को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वक्फ कानून पर तेजस्वी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार जनता को उलझाए रखती है और चुपके से रसोई गैस की कीमत 50 रुपए बढ़ा देती है। अमित शाह जी आए रहले तो कहत रहले कि अब हम बाढ़ नियंत्रण में काम करेंगे। बताओ 20 साल से राज्य किसका है जी? 11 साल से केंद्र में राज्य किसका है? 20 साल से आपका टाली पीट रहे थे, बाढ़ आता था तो। अब 50% जो जमीन है वो कब्रिस्तान में दिया हुआ है, दान किया हुआ। और सारा जो जमीन है कोई छीनल जमीन नहीं थे, वो दान किया हुआ जमीन है। इधर हम लोगों को उलझा के रख दिया सब लोग, बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम, और चुपे चाप 50 रुपया गैस के बढ़ा दिया। इधर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और संतोष सहनी के खिलाफ चुनाव चिन्ह दुरुपयोग मामले में मुजफ्फरपुर की अदालत ने नोटिस जारी किया है। तीनों नेता को 6 मई 2025 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश है। यह केस भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह नाव के गलत उपयोग से जुड़ा हुआ है। इन तीनों के खिलाफ दाखिल परिवाद को खारिज किए जाने के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन में सुनवाई के बाद मुजफ्फरपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इन तीनों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है।
आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के यहाँ जो रिवीजन 27/2025 चल रहा था, उसमें तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष नेता हैं और आरजेडी के नेता हैं, विधायक भी हैं, मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री और विधायक रह चुके हैं, और उनका भाई संतोष सहनी, तीनों के विरुद्ध इस रिवीजन में नोटिस जारी किया गया है और 6 मई 2025 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। वहीं जमुई के सिकंदरा में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने पारिवारिक विवाद को राजनीतिक बताया। खगड़िया के शहर बन्नी में संपत्ति विवाद के मामले में पारिवारिक विवाद का जवाब देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने भतीजे चिराग पासवान पर हमलावर दिखाई दिए। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जब उनके बड़े भाई रामविलास पासवान का निधन हुआ था, तब उनकी भाभी और उनके बेटियों को पार्थिव शरीर के पास जाने से रोका गया था। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आगामी चुनाव में पता चल जाएगा कि वोट बैंक किसके पास है। ने भी कहा कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर पटना के एयरपोर्ट पर आया था, तो जिसको बड़ी मां कहता है, राजकुमारी देवी को पासवान जी के मृत शरीर को मुंह देखने भी नहीं दिया। अन्य आशा पासवान को देखने दिया गया, उनकी बेटी अन्य उषा पासवान को देखने के। इसलिए देखिए, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। आज जनता को धोखा देने के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए, पासवान समाज को धोखा देने की कथा हमारी बड़ी मां है। समय आएगा, असलियत की पता जानकारी पूरे बिहार के लोगों को मिल जाएगी। और चलिए अब आपको बेगूसराय से बड़ी खबर दे दे। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने लूट के दौरान गोली मारी है। युवक को गोली मारी गई है और गोली मारकर 5 लाख रुपए लूटे गए हैं। हथियार लहराते हुए अपराधी वहां से फरार हो गए। लाखों थाना क्षेत्र के पंसल्ला ढाला के पास की घटना बताई जा रही है। मृत युवक की पहचान बलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल पोद्दार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि राहुल पोद्दार अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर बेगूसराय से 5 लाख लेकर घर जा रहा था। तभी पन्ना साला के पास एक बाइक पर सवार 3 अपराधी हथियार निकालकर रुपया लूटने लगे। जब लूटपाट का इसका विरोध किया तो अपराधियों ने रोहित पोद्दार को गोली मार दी और दिन दहाड़े हत्या उसकी कर दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। और अगली खबर गया से, जहां पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति फरार हो गया। घटना अतरी थाना क्षेत्र के तेतुआ गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद किया। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपी रमेश कुमार ट्रक चालक बताया जा रहा है, जबकि उसकी पत्नी विकास मित्र में काम करती थी। पति को अपनी पत्नी पर किसी से प्रेम प्रसंग का शक था और उसी मामले में ये गोली मारी गई है। 11 बजे वाला बस आता है पटना से, जो पटना से आज आप भी एकदम दुराय ताइबे किए आके बेगवा रख के घर अगनवा में घूमते घूमते दीदी थी घरवा में घूस के किलियर लगा के गोलियां मार के निकाल गया जहर। और अगली खबर भी गया से है, जहां स्कूली बस ने सड़क किनारे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में घटनास्थल पर ही युवक की मौत की खबर है। घटना गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र चट्टी गांव की बताई जा रही है। बस की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक पंकज कुमार की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल भी किया। लोगों ने घंटों वजीरगंज और गया सड़क मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि इस दौरान चालक बस छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक बस चालक नशे में था। आरोपी चालक गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और देखिए, सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल देखने को मिला। चलन इसका ड्राइवर शराब पी के वो कौन है आपका बेटा? इसका आपका लड़का क्या नाम है उसका? पंकज। आप सुबह में टहल रहा था रोड पर? नहीं, उठ ही रहा था। अच्छा, उठ के बाहर आया था। और अगली बड़ी खबर सीवान से, जहां ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। जीरादेई थाना इलाके के अकोली गांव का मामला बताया जा रहा है। शराबियों को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम और हमले का वीडियो भी वायरल हो गया है। लेकिन न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया यह जा रहा है कि शराब पीने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को जीप में बिठा लिया था,
लेकिन ग्रामीण इकट्ठा हो गए और हाथापाई कर युवक को छुड़ा ले गए। इधर बांका के जंगल में पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली रमेश टुड्डू उर्फ टेटुआ को मार गिराया है। पुलिस जंगल में अपराधियों के जुटान की सूचना पर सर्च ऑपरेशन के लिए गई थी, जहां पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया। घटनास्थल से 1 कार्बाइन, 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि भारी संख्या में कारतूस भी बरामद किया गया है। रमेश टुड्डू उर्फ टेटुआ करीब 1.5 दशक से दर्जनों नक्सल और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा था, लेकिन अब इसे ढेर किया जा चुका है। के बाद जब फायरिंग रुकी तो उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें पाया गया कि एक व्यक्ति गोली लगने से घायल है। तो उसको इमीडिएटली रेफरल अस्पताल कटोरियल ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। बाद में उसकी पहचान की गई तो वो पहचान कुख्यात अपराधकर्मी रमेश टुड्डू के रूप में हुआ उर्फ टेटुआ। और अब खबर जमुई से है, जहां जर्मनी से जमुई घर आए IITian एरोनॉटिक्स इंजीनियर अतुल सौरभ की मौत को लेकर परिवार वाले अभी भी आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि ये साजिश है। अतुल सौरभ की पचभूर झरने में गिरकर मौत हो गई थी। अतुल की बड़ी बहन ने बताया कि उसका भाई डायरी लिखता था। डायरी उसकी पत्नी के कस्टडी में उसके ससुराल में ही है। अतुल का मोबाइल भी घटना के बाद से नहीं मिल रहा है। वो मोबाइल कभी कभार खुल भी रहा है और उसका वीजा और लैपटॉप समेत कई सामान ससुराल में है। बड़ी बहन के अनुसार अतुल की डायरी और मोबाइल समेत सभी सामान को जब्त कर उसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि घर आए अतुल अपनी पत्नी प्रिया गुप्ता और 10 साल के चचेरे भाई के साथ पचभूर झरना घूमने गया था, जहां गिरने से इंजीनियर अतुल की मौत हो गई। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।